लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 इसको खत्म कर देते हैं। लास्ट लेक्चर है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का, कि जिसके अंदर हम अगेन 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने भले ही 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो हमारे अब क्वेश्चन के लेवल के ऊपर है, किसमें कितने क्वेश्चन रखने हैं। एक्चुअल में किसी भी लेक्चर के अंदर ज्यादा हो सकते हैं, किसी भी लेक्चर के अंदर कम हो सकते हैं। हमें तो ओवरऑल सीखने से मतलब है, क्यों भाई? हमें सीखने से मतलब है, चाहे कितने भी क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या? इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उठा लो, 1s2 2s2 और 2p6। जब देखें इलेक्ट्रॉन कितने, 2 + 2 4 और 6 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वही इसका आंसर होगा। अगर मैं बात करूं नियोन की, तो नियोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन फ्लोराइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्लोराइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको आप फ्लोरीन भी कहते हो, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत। अब जहां जहां एफ है वो गलत हो जाएंगे। अब 50% चांस हमारे आंसर ठीक होने के हैं। अब बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। लेकिन ये जो हमें दे रखा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 10। तो जहां जहां सोडियम है उसको भी काट दो। अब देखो यार, कट 3 ऑप्शन गए, ओबियसली 3 ऑप्शन कट गए, तो एक ही ऑप्शन बचा। 100% वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं जरा। बात करो नियोन, नियोन के अंदर कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सोडियम आयन की बात, देखो अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज है। अगर सोडियम की बात करोगे तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब सोडियम प्लस की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, तो इसके पास अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे 10। इसलिए ये 10 वाला ठीक हो जाएगा। सो Ne मतलब नियोन एंड सोडियम प्लस, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो इस तरह से आप समझो, ये है केमिस्ट्री। एटॉमिक फिजिक्स बहुत इजी है यार, आप समझ रहे हैं। देखो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, कोई नहीं ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे ना हुआ हो। मेरा कहने का मतलब ये था। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? आपको पता है ना, धातु पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट धातु है, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की स्पेशली बात करोगे, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की अगर बात करोगे, तो ये फर्स्ट ए ग्रुप हो गया और ये सेकंड ए ग्रुप हो गया। अगर स्पेशली इन दोनों की बात करोगे तो इन दोनों के अंदर क्या होता? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और इसके आगे आया था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। अगर आप देखो तो भाई ये सारे के सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्सेप्शनली यहां पर है, इसका स्थान निश्चित नहीं है, तो यहां पर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, तो ये बाकी सारे के सारे क्या है? मेटेलिक नेचर के। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करो तो इस पूरे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। जबकि इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इसका मतलब अगर हमें बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर बाह्य कक्ष में हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल है और 1 इलेक्ट्रॉन वाला भी मेटल है। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कौन सा है जो ये चीज बताता है। अगर बात करोगे 2 और 8 की, 2 और 8 होते हैं 10, तो 2 और 8, देखो पहली कक्षा भी भर गई, दूसरी कक्षा भी भर गई। जब कक्षाएं भर जाती हैं तो भाई ये इनर्ट गैसेस बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? ये इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आपको पता है ना कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जीजेनन, रेडॉन। पता है ना आपको? जब ऑर्बिट भर जाते हैं तो इनर्ट गैस बन जाती है। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस का है। अगर इसकी बात करोगे तो देखो ये तो पूरा भर गया, ये दूसरा भर गया, ये पूरा भरने वाला, तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक के अंदर चला गया, क्योंकि पी ब्लॉक के बाद 0 ग्रुप आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर मेटल नहीं नॉन मेटल है ज्यादातर। अगर इसकी बात करोगे तो पहली ऑर्बिट भर गई, दूसरी ऑर्बिट भर गई, तीसरी ऑर्बिट भी भर गई, तो ये किसका हो जाएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन का हो जाएगा। ये आर्गन का 18 होता है, ये 10 होता है, ये 2 होता, क्रिप्टन का 36 होता है, ये 54 होता। तो भाई ये भी भर गई। जब ये भर चुकी है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। मैं इतना लंबा क्यों खींचा? इस क्वेश्चन को इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी भाई? मुझे सिखाना था, मुझे ये एक्स्ट्रा बातें आपको बतानी थी। डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकता था। डायरेक्ट आंसर पे कैसे पहुंचता? जब मैंने ये बात बता दी तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता था बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन देख लो या 1 इलेक्ट्रॉन देख लो, जो भी है वही आंसर हो जाएगा। तो यहां से बात मुकम्मल हो जाती मेरी, 1 सेकंड में आंसर लग जाता। बोल देता कि देखो इसके ही बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यही आंसर हो गया। लेकिन
ये बात है कहाँ सीखने मिलती, तो ये नहीं मिलता। इसलिए मैंने भाई क्या किया, क्वेश्चन को जानबूझ के खींचा ताकि आप लोग कुछ नया समझें। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? अब देखो जैसे पहला वाला था वैसे ही है, आप ये मत कहना कि दोनों एक से, दोनों एक से नहीं है, बाय द वे थोड़ा सा चेंज है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर ये हो गया। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकते, ये आपको बता चुका हूं। 10 ये नियोन का हो गया, इसमें 17 ये क्लोरीन का है। क्लोरीन आपको पता नॉन मेटल है, कितना 18 8 2, ये पॉसिबल है क्या? 2 8 के बाद 18 है, ये पॉसिबल है कि? देखो विचार करो इस पर, पॉसिबल है या नहीं। लेकिन ये तो पॉसिबल है, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा 13 एल्यूमिनियम 27। एल्यूमिनियम है, आपको पता है एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम मेटलॉइड के अंदर आता है। मेटलॉइड के अंदर आता है क्या? नहीं, एल्यूमिनियम मेटलॉइड के अंदर नहीं आता, बट एल्यूमिनियम एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। एलोट्रोपिक, एल्यूमिनियम क्या है? ये एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। एलोट्रोपिक मतलब क्या है? इसके जो ऑक्साइड हो जैसे Al2O3, ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और ये बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। आपको बताना मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो जो बेसिक चीज होती है वो एसिड से रिएक्शन कर सकती है, बट ये जो है ना ये एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोफ है, एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। छोड़ो इस चीज को, छोड़ो, यहां से आप इतना पता लगा लीजिएगा जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। खैर ये एलोट्रोपिक पैलोट्रोपिक पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगला अगला चीज ना ये उपधातु, ना ये अधातु, ना मिश्र धातु है ना। ये एल्यूमिनियम क्या है? ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, इतनी सी बात जान लो। तो यहां पर कह रहा है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। अब एल्यूमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है। अब 13 इलेक्ट्रॉन वालों का क्या होगा? 2 8 3, क्योंकि 2 और 8 10 होगा, 10 के बाद जो बचे वो आउटर मोशन में। आपको पता है पहली कक्षा के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर 8 फिर 3। अगर इसको ऐसे दिखाना चाहोगे तो देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और फिर तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उससे बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो भाई ये हुआ, तो ये इसका बन गया। देखो मैंने परमाणु संरचना टाइप की बना दी, सिंपल सी बात है। तो ये 2 8 3 जहां भी दिखाई दे वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा? आगे आपसे कह रखा निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम के आगे लिखा हुआ है आयन, सोडियम की खुद की नहीं, सोडियम आयन की। तो पहले सोडियम की लिख लेते हैं। सोडियम का क्या होता है? 11 होता। तो 2 और 8 और 1 11, 2 और 8 10, 10 और 1 11। लेकिन अगर सोडियम आयन की बात करोगे, Na+ की बात करोगे, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। उस केस में 2 और 8, क्योंकि जो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाता है प्लस के केस में, तो वही तो निकलेगा। जब निकल जाएगा तो 2 और 8 बचेगी। 2 8 कहाँ है? यहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इतने सिंपल से क्वेश्चन है भाई। अगला यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो उस किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² होती है, बोहर के रूल अगर आपने पढ़े हो तो। लेकिन अगर नहीं पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 2 8 18, इसमें पता लगा लो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, पहली दूसरी तीसरी। कैसे पता लगा सकते हो? 2n² से पहली के लिए, पहली कक्षा के लिए तो n = 1 रखोगे। जैसे 1 रखोगे तो 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और 2 1 2। दूसरी कक्षा के लिए 2n² में दूसरी कक्षा के लिए n = 2 रखोगे। जैसे 2 रखा, 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। ऐसे तीसरी ऑर्बिट के लिए रखो 2n², n = कितना रख दो? 3, तो 3 3 9 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। सही है ना मेरी बात? इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। 2n² होती है आंसर मेरा, बिल्कुल ठीक। अगला हमसे कह रहा है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आउटर मोस्ट शेल में, ये भी बोहर ने कहा था, किसी भी तत्व की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपने देखा हो P और S दोनों मिलकर चलते हैं, शुरुआत में दोनों मिलकर चलते हैं, sp फिर sdp फिर sdp
फिर एस एफ डी पी। तो कुल मिलाकर जब भी आप इन दोनों को उठाओगे, 2 इसके अंदर 6 इसके अंदर, तो अल्टीमेटली टोटल इलेक्ट्रॉन आप 8 ही पाओगे। ये वाली बात ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, ओहो तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है, तीसरी कक्षा तो पहली कक्षा में 2, उससे अगली कक्षा में 8, फिर उससे तीसरी कक्षा कौन सी होती है? सबसे बाहरी कक्षा। यदि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैं कह रहा हूं कि तीसरी कक्षा जो है वो कौन सी है? बाहरी कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन बताओ टोटल कितने हुए? 8 और 2 10, 10 और 8 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18 हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं गाइस? 18। अगली, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, दूसरी कक्षा हमसे कह रहा है दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? भाई पता है आपको, पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2, उससे अगली कक्षा में कितने होते हैं? 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? अब ये नहीं पता कि यार ये एम क्या है। एक्चुअल में मैंने एम बताया भी नहीं क्योंकि एम यूज हुआ नहीं, तो बता देता हूँ एम क्या है। आपके पास अगर ये नाभिक है, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ आपको पता है कक्षाएं होती हैं और ये कक्षाएं अनंत हो सकती हैं। तो मैं कुछ कक्षाएं बना कर दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑर्बिट बना दी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण क्या है? जो पहली ऑर्बिट होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको बोलते हैं के, फिर उससे अगली एल, फिर उससे अगली एम, फिर उससे अगली एन, ऐसे आगे को चलता चलता। तो यहां पर जो m आया है वो n इज इक्वल टू कितने के लिए आया है? 3 के लिए आया है। कितने के लिए आया? 3 के लिए आया। और आपको मैं बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं आपको? एक बात मैंने अच्छे से बताई थी कि किसी भी, क्या किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर होती है। अब बताओ n की जगह कितना रखोगे? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। 18 जहां है वहां टिक कर दो। दूसरा तरीका, इसकी दूसरी अप्रोच, दूसरी अप्रोच क्या है? आप वाउ प्रिंसिपल आपको याद है, समझा चुका हूं, लिख दो उसे। कैसे लिखोगे? आप वाउ नियम से लिखो भाई। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। बस यहीं तक रहने दो। अब देखो जिसमें, इसमें जहां जहां आपको 2 वाले दिखाई दे रहे हैं वो देख लो। 2 वाले ये दिख रहे हैं और ये 1 वाला। तो देखो पहली ऑर्बिट के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हिसाब लगा लो। पहली ऑर्बिट के अंदर देखो 1s2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आप देखो 2 वाले सेकंड ऑर्बिट 2s2, 2p6, इसके बाद कोई है और सेकंड ऑर्बिट नहीं है। तो 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो मैं आपको बता चुका हूं सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, वो वाली बात। तीसरी ऑर्बिट देखो, अब तीसरी ऑर्बिट का पता कैसे लगाओगे? जहां जहां 3 है वो तीसरी ऑर्बिट है। तो एक यहां है और यहां है और साथ में डी में है। तो ये कितने हो जाएंगे? एस में कितने? 2, 6 और 2 8 और 10 इसके अंदर है। तो कितने होगा टोटल? 18। तो भाई तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। और मैं ये आपको इससे भी बता चुका हूं और यहां से बता चुका हूं, दोनों तरीके से आपको बता चुका हूं। अब वो आपके ऊपर है, आप किसे अच्छे से समझो। हालांकि दोनों ही बढ़िया है, जो क्लिक कर जाए एग्जाम में उसे ले जाओ। चलिएगा इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कह रहा है परमाणु विद्युत होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं भाई? आपको पता है परमाणु, जब मैं आपको बता रहा था बोहर डाल्टन वगैरह के सिद्धांत के बारे में बता रहा था, तो उन लोगों का यही कहना था कि जितना एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज भी होता है, जिसकी वजह से वो पूरा एटम जो हो जाता है वो उदासीन हो जाता। तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से? उदासीन रूप। हालांकि नहीं पूछा गया क्योंकि हल्का क्वेश्चन है। क्यों पूछेंगे? इतने हल्के क्वेश्चन को नहीं पूछते। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा हमसे पूछा है कि फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग C में सही संबंध है। हालांकि मैं इसके डायरेक्ट आंसर पे टिक करा सकता हूँ, डायरेक्ट आपको याद करा भी सकता हूँ, लेकिन मतलब कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होगा, आप भूल जाओगे। आप कहोगे क्या स्पेशल,
बेनिफिट मिला आपके इस चैनल से हमें, तो वो ही दिखाना चाह रहा हूँ क्या स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। चलो एक एक काम करते हैं, इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। आपने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ रखी है, ठीक है, ये फोटोन के लिए है, फोटोन के लिए, फॉर फोटोन, फोटोन पता है ना, जो ऊर्जा आती है सन से लाइट की फॉर्म में, तो एक्चुअल में वो कंटिन्यूस ना हो करके एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में आती है, जिनको हम क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। चलिएगा, ये वाली बात होने के साथ साथ सबसे पहले आपको पता है आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। बहुत ज्यादा फेमस इक्वेशन है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम मास का कुछ और रिलेशनशिप निकालेंगे। मैं इसको ये कह सकता हूं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को E इज इक्वल टू एम सी इंटू सी, जहां पर मास और वेलोसिटी, जब भी मास और वेलोसिटी आ जाए वो क्या बन जाता है, मोमेंटम, तो ये हो जाएगा पीसी। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, पीसी, एक लाइन में, तो E इज इक्वल टू पीसी। अब यहां हर जगह P दे रखा, तो P को निकालो यहां से, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन सी। तो जहां कहीं भी P इज इक्वल टू E अपॉन सी है उसको आप टिक कर सकते हैं। मुझे तो भैया यहां दिख रहा P इज इक्वल टू E अपॉन सी। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर बन जाएगा, और भी मेरे पास इसके बहुत सारे मेथड है चेक करने के कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। डायमेंशन वाला है, यूनिट चेक कर लो, यूनिट से पता लग जाएगा। लेकिन जब हमारा ऐसे ही हो रहा है तो हम यूनिट पे क्यों जाए। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, तो चलो उनको भी देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक स्थाई नाभिक है, नाभिक का स्थाई होना बहुत जरूरी है। अगर नाभिक न्यूक्लियस स्थाई नहीं है तो वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके अपने आप को स्थाई बनाता। स्थायित्व न्यूक्लियस का, उसके अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो डिसाइड करता कि न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है। अगर n अपॉन पी न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 है तो इस केस में हम ये कहते हैं कि हमारा नाभिक बहुत ज्यादा स्थायी है। क्या है, स्थायी है। और जब स्थायी होगा उस केस में ना तो वो अपने अंदर से अल्फा निकालेगा, ना बीटा निकालेगा, ना गामा निकालेगा, बस फिक्स रहेगा n अपॉन पी। अगर n अपॉन पी को सही करके देखोगे तो जितने न्यूट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि हमारा नाभिक, हमारा न्यूक्लियस स्टेबल है। लेकिन अगर n अपॉन पी का रेशियो 1 से ज्यादा हो जाता, इसका मतलब यह है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉनों से, उस केस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ऐसा हो रहा होता है तब बीटा गामा बीटा रेज निकलती हैं। बीटा रेज मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, ये बता चुका था पिछले लेक्चर में। फिलहाल ये वाली बात ध्यान रखनी है, इतना ही काफी है इस क्वेश्चन के लिए। तो कह रहा है कि स्थायी नाभिक, लेकिन एक बात कह दी कि हल्का है। हल्का है, हल्के का मतलब ये है एटॉमिक नंबर 10 से कम है। अब एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो जरा देख लो आप, एटॉमिक नंबर 10 से कम कौन कौन से, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम है, कुछ लिख देता हूं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, जनरली आप बोरॉन, बस इनको देख लो। अगर इसमें आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखोगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखोगे तो लगभग इक्वल आएंगे। देखो इसके अंदर जितना, अब इसके अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं क्योंकि ये 1h1 है। अगर 1h2 होता तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता। 1h2 अगर होता तो जनरली हमारे पास 1h2 ड्यूटीरियम का ऑक्साइड, ड्यूटीरियम का ऑक्साइड को हम बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं हम, हैवी वाटर। ये वाली बात याद रख लेना, जिसको हम D2O से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मंदक का कार्य करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। बात चल रही है इसकी फिलहाल। अब देखो इसके अंदर देखो 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। इसके अंदर देखोगे तो भाई 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 4 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसमें सब में एक एनालाइज करोगे एटॉमिक नंबर 10 से नीचे वाले, तो उसमें न्यूट्रॉन लगभग प्रोटॉन के बराबर है। जब लगभग बराबर भी चलेगा ना, लगभग बराबर भी होगा तब भी भाई चलेगा, लगभग बराबर भी चलेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो इससे यही पता लगता है कि यार जब लगभग बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो नाभिक है वो कैसा है, स्थायी। तो उस केस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस स्टेबल है। एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बड़े लेवल पे डिस्कशन चलता है इस क्वेश्चन पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, जिसमें कह रहा है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो
केमिकल प्रॉपर्टी तो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो भाई आपको तो पता ही है वो एक ऐसे एलिमेंट से संपर्क में आएगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो कुल मिलाकर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, वही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वही प्रकृति डिसाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और यहीं आकर खत्म हो जाता है। हमसे पूछा परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, प्रभावी त्रिज्या जो होती है लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है, लगभग कहा गया है। प्रभावी त्रिज्या का मतलब तो यही होता। अगर नाभिक की बात करोगे तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रहेंगे आपको, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस ऐसे नॉर्मल बेसिक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया, चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट करा दिया। अब इससे अगला चैप्टर जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, पूरा का पूरा मज़ेदार चैप्टर है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, तो उसे करेंगे, उसे मज़ा आएगा। साथ में हमारे फिजिक्स की ल्यूसेंट फिजिक्स से भी चल रहा है, आप उसको भी देखें, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। फिजिक्स तो आपको पता ही है, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है, दिखती है चारों तरफ, तो वहाँ एक अलग ही मज़ा है, यहाँ अपना एक अलग ही मज़ा है। तो दोनों तरफ चल रहा है, आप दोनों तरफ इंजॉय करें। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस हो जाओ यार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।